अगर फ्यूचर की गाड़ियां ही फायर रिस्क बनने लगे तो क्या ग्रीन रेवोल्यूशन डेंजर जोन में है? इंदौर के एक ट्रेजिक इंसिडेंट ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि ईवी बैटरीज कितनी सेफ हैं, और इसी वजह से ये टॉपिक प्रीलिम्स 2026 के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि आज सिर्फ हम एक न्यूज स्टोरी नहीं पढ़ने वाले हैं, हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली लिंक्ड है साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, अर्बन सेफ्टी और फ्यूचर एंड स्पेस टेक्नोलॉजी से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिकोड करेंगे ईवी बैटरीज कैसे काम करती है, थर्मल रनअवे क्या होता है जिससे बैटरी फायर्स ट्रिगर होती हैं, बीएमएस और एआईएस जैसे टर्म्स एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और इंडिया की हीट कंडीशंस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस डिबेट को और सीरियस कैसे बना देता है। और ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल कॉन्सेप्ट जैसे एलएफपी वर्सेस एनएमसी बैटरीज, बीएमएस, थर्मल प्रोपगेशन, और मेंस के लिए रेगुलेटरी चैलेंजेस, एथिकल कंसर्न, वे फॉरवर्ड, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये सब इसी टॉपिक में बंडल्ड है। तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रियली अनसेफ है या परसेप्शन रियलिटी से डिफरेंट है? इस बारे में डेटा कुछ और ही कहता है, और वही चीज आज हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपके पास सिर्फ करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि एग्जाम रेडी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए लास्ट में क्विक रिकॉल पॉइंट्स भी कवर करे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अब समझते हैं ये इशू आखिर न्यूज में क्यों है। इसके बेसिकली 3 सबसे बड़े रीजन है। इसमें सबसे पहला रीजन आता है इंदौर फायर इंसिडेंट। इस इंसिडेंट में 8 लोगों की डेथ हुई और प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ने ईवी चार्जिंग पॉइंट को पॉसिबल इग्निशन सोर्स बताया है। इसलिए ये सिर्फ एक लोकल एक्सीडेंट नहीं रहा है बल्कि एक नेशनल डिबेट बन गया है कि चार्जिंग सेफ्टी और बैटरी रिस्क को हम कितना सीरियसली एड्रेस कर रहे हैं। अब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखिए, यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन सेफ्टी, टेक्नोलॉजी रेगुलेशन तीनों ही कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरा रीजन आता है रैपिड ईवी एडॉप्शन। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 30% ईवी को पेनिट्रेट करना ऑटोमोबाइल मार्केट में, और इस टारगेट को नीति आयोग एग्रेसिवली पुश कर रहा है। और अकेले 2023-24 के अंदर ही 1.7 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्ड हुए हैं इंडिया में। अब इसका सिंपल लॉजिक समझिए, जब टेक्नोलॉजी नीचे स्टेज में होती है ना तो उसके रिस्क लिमिटेड ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब मास अडॉप्शन के साथ सेफ्टी और स्क्रूटनी भी मल्टीप्लाई ही हो जाती है। इसलिए अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ईवी फ्यूचर है या फिर नहीं, क्वेश्चन ये है कि सेफ ईवी ट्रांजिशन हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। और तीसरा रीजन आता है रेगुलेटरी रेस्पॉन्स। अकेले 2022 में ही 40 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये मोस्टली 2 व्हीलर से ही रिपोर्ट हुए हैं, और इसी बात ने गवर्नमेंट के रिव्यूज को ट्रिगर किया। इसके बाद AIS 156 स्ट्रेंथन हुए और अपडेटेड BIS नॉर्म्स 2023 लाए गए। अब ये यहाँ एक प्रीलिम्स पॉइंट समझिए, जो AIS 156 है इसको रिमेंबर करिए, ये ईवी बैटरी का सेफ्टी स्टैंडर्ड है। ये थर्मल प्रोपगेशन, रेजिस्टेंस, बैटरी ड्यूरेबिलिटी और इमरजेंसी एस्केप विंडो जैसी रिक्वायरमेंट से डील करता है। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करें, एक ट्रेजिक इंसिडेंट, रैपिड ईवी एक्सपेंशन और गवर्नमेंट रेगुलेटरी रेस्पॉन्स, ये तीनों मिलकर इशू को न्यूज़ में लाए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ईवी बैटरी एक्चुअली काम कैसे करती है, क्योंकि रिस्क समझने के लिए पहले टेक्नोलॉजी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब देखते हैं हाउ डू ईवी बैटरीज वर्क। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी आखिर काम कैसे करती हैं। तो मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिथियम आयन बैटरीज को यूज़ करते हैं। ये सेम ब्रॉड टेक्नोलॉजी है जो आप मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स में देखते हो, बस फर्क सिर्फ इतना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये टेक्नोलॉजी मच लार्जर स्केल पे रहती है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। बैटरीज के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड, और इन्हीं 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में लिथियम आयंस मूव करते हैं। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, यानी जब व्हीकल चल रहा होता है, आयंस जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक व्हीकल मूव नहीं करता, यानी चार्जिंग के टाइम, ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, कैथोड से एनोड की तरफ आयंस मूव करते हैं। अब इसको आप एनर्जी स्टोरेज एंड रिलीज साइकिल समझ सकते हो। अब क्वेश्चन आखिर ये है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आखिर इतने स्पेशल क्यों हैं? बिकॉज इनकी एनर्जी डेंसिटी 150 to 250 वॉट आवर पर किलोग्राम है, जो ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरीज से काफी हद तक बहुत ही ज्यादा है। हायर एनर्जी डेंसिटी मतलब बेटर रेंज, लेकिन साथ में ग्रेटर सेफ्टी मैनेजमेंट की भी बहुत ज्यादा नीड होती है इसमें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई भी सिंगल बैटरी नहीं होती है, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल सेल होते हैं जो कि मैनेज करता है BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये BMS आखिर करता क्या है? ये कॉन्टिन्यूसली टेम्परेचर मॉनिटर करता है, वोल्टेज मॉनिटर करता है और चार्ज डिस्चार्ज साइकिल ट्रैक करता है, और इंश्योर करता है कि बैटरी सेफ लिमिट्स के अंदर ही ऑपरेट करे। तो आप BMS को बैटरी का ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब समझिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सिर्फ एनर्जी स्टोरेज यूनिट नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन का एक डिफाइंड कॉम्बिनेशन है। और यही अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जब ये सिस्टम फेल होता है तो थर्मल रनअवे जैसे डेंजरस सिचुएशन कैसे क्रिएट होती हैं। अब आते हैं ईवी बैटरी फायर्स के कोर कॉन्सेप्ट पर, जो कि है थर्मल रनअवे। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में एक टर्म पूछा जा सकता है इस पूरे टॉपिक से,
तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो टर्म यही होगा। तो इसको समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में थर्मल रनअवे का मतलब है एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इनसाइड द बैटरी। समझिए कैसे। एक बैटरी पैक के अंदर हजारों सेल्स होते हैं। अगर किसी रीजन से एक सेल ओवरहीट हो जाए, सपोज करो ओवरचार्जिंग या फिर डिफेक्ट या किसी भी डैमेज की वजह से एक सेल ओवरहीट हो जाए, तो उस सेल का टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब एक सेल ओवरहीट होगा तो वो अपनी एनर्जी साथ वाले सेल में ट्रांसफर करेगा, फिर साथ वाला सेल भी ओवरहीट हो जाएगा, और ऐसे कर करके ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है। और इसी चेन रिएक्शन को हम थर्मल रनअवे कहते हैं। एक सेल से शुरू हुआ इशू और पूरी बैटरी पैक को ही एनगल्फ कर लेता है। डेंजरस पार्ट ये है, ये नॉर्मल फायर जैसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज लिथियम आयन बैटरीज में केमिकल रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग होती है, मतलब एक्सटर्नल ऑक्सीजन के बिना भी चेन रिएक्शन कंटिन्यू कर सकती है। इससे फायर बहुत हद तक एक्सट्रीम हो जाती है। इसीलिए कभी कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फायर को एक्सटिंग्विश करना भी एक बहुत बड़ा टास्क माना जाता है। ये इतनी इजीली नहीं बुझाई जा सकती। अब याद कीजिए पिछली स्लाइड का थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, उसका मेन पर्पज ये थर्मल रनअवे को प्रिवेंट करना होता है। और AIS 156 में जो थर्मल प्रोपोगेशन रेजिस्टेंस था ना, वो भी इसी चेन रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए यूज होता था। सो थर्मल रनअवे इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल फेलियर टर्निंग इनटू सेफ्टी हैजर्ड, और यही ईवी बैटरी फायर का सबसे प्राइमरी रीजन है। अब नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन ये है, थर्मल रनअवे ट्रिगर होता किस किस चीज से है? इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो अब समझते हैं थर्मल रनअवे आखिर ट्रिगर होता कैसे है, यानी ईवी बैटरीज जो फायर पकड़ती हैं उसके पीछे क्या क्या कॉजेज है। तो इसमें सबसे बेसिक और सबसे पहले समझते हैं ओवर चार्जिंग। जब बैटरी रेकमेंडेड लिमिट से ज्यादा चार्ज होती है, उसके बाद एक्सेसिव हीट जनरेट होती है और सेल्स अनस्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए अनसर्टिफाइड चार्जर्स या पुअर चार्जिंग प्रैक्टिसेस कंसर्न क्रिएट करती हैं। दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। अगर सेल डिजाइंस, सेपरेटर मटेरियल या असेंबली में फ्लो हो तो माइक्रोस्कोपिक इंटरनल शॉर्ट सर्किट्स डेवलप हो सकते हैं, जो लेटर थर्मल रनअवे को ट्रिगर कर सकते हैं। इस स्टेज पे क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तीसरा समझते हैं मैकेनिकल डैमेज। सपोज एक्सीडेंट हुआ, बैटरी इंपैक्ट हुआ, रॉड डेब्री हिट हुआ, इन तीनों रीजन से सेल डैमेज हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि डैमेज इमीडिएट फायर ना भी दे, कभी कभी डिलेड फेलियर भी पॉसिबल हो सकता है। यानी हमको ऐसा लगे कि फायर नहीं लगी है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद जाके ऑटोमेटिक लग जाती है। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल डैमेज। और चौथा और लास्ट देखते हैं एजिंग एंड डिग्रेडेशन। जैसे बैटरी ओल्ड होती है, रिपीटेड चार्ज डिस्चार्ज साइकिल से वियर एंड टियर आ जाता है और इससे बैटरीज की एफिशिएंसी काफी हद तक गिर जाती है। तो इससे इंटरनल रेजिस्टेंस भी काफ़ी हद तक गिर जाता है और सेफ्टी रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये फैक्टर आइसोलेटेड भी काम कर सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि चारों फैक्टर्स मिले तभी आग लगे। इन चारों में से कोई भी एक फैक्टर भी हो तभी भी ईवी बैटरीज में फायर कैच हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए ओल्ड बैटरी हो, अनसर्टिफाइड चार्जर हो और प्लस हाई समर टेम्परेचर हो। अगर ये तीनों रिस्क एक साथ मिल जाएं तो बैटरीज पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है और फायर के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो समझिए बैटरी फायर्स यूजुअली एक सिंगल ड्रामेटिक इवेंट से नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स का बिल्डअप है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इंडिया स्पेसिफिक कंडीशंस कैसे इन रिस्क को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर रही है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग डायमेंशंस को देखते हैं, इंडिया स्पेसिफिक रिस्क एम्पलीफायर्स। मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो इंडिया में ईवी बैटरी रिस्क को कंपैरेटिवली और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। इसमें सबसे पहला आता है एक्सट्रीम हीट। इंडिया के काफ़ी शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा चला जाता है। अब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर बैटरी की कूलिंग एफिशिएंसी को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है और इसी के बाद थर्मल स्ट्रेस बैटरीज पे और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर लॉन्ग राइड के तुरंत बाद चार्जिंग की जाए, हीट लोड और ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी क्लाइमेट कंडीशंस भी बैटरी सेफ्टी डिस्कशन का पार्ट है। दूसरा रीजन देखते हैं मॉनसून फ्लडिंग। ये इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर है। अगर फ्लड वाटर बैटरी इंसुलेशन या इलेक्ट्रिक सिस्टम को अफेक्ट करे, इससे इंटरनल शॉर्ट सर्किट का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, डैमेज इमीडिएटली विजिबल नहीं होता है, कभी कभी एक्सपोजर के हफ्तों बाद इशू एमर्ज होता है और फिर फायर का इंसिडेंट हो जाता है। तीसरा आता है डेंस अर्बन हाउसिंग। यह बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नेंस पॉइंट है। कई अर्बन एरियाज में चार्जिंग स्पेसेस बहुत ज्यादा कंजेक्टेड स्पेस में होते हैं, जहाँ की पुअर वेंटिलेशन, LPG सिलेंडर्स और बहुत सारी जगह में स्टोर्ड फ्यूल भी होता है। अगर किसी रीजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में फायर भी होती हैं तो इन कंबाइंड फैक्टर के साथ रिस्क बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। यानी अगर एक छोटी सी आग भी लगे और ये सारी चीज़ें फैक्टर्स मिल जाएं तो वो आग एक बहुत बड़े स्केल पर लग जाती है। इंदौर इंसिडेंट इसी डायमेंशन को हाईलाइट करता है। तो अब इस स्लाइड का डीपर पॉइंट आखिर है क्या? इशू सिर्फ बैटरी केमिस्ट्री का नहीं है, लोकलाइज ज्योग्राफी, क्लाइमेट, अर्बन प्लानिंग और इंफ्रा क्वालिटी भी रिस्क प्रोफाइल शेप करते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन को आप नोटिस करिए, सेम ईवी टेक्नोलॉजी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रिस्क क्रिएट करती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बैटरी ऑपरेटिंग इकोसिस्टम ही मल्टीपल कंट्रीज में डिफरेंट है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ईवी सेफ्टी डिस्कशन आइसोलेटेड नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट प्लस अर्बन गवर्नेंस का इशू बन जाता है। अब अगली स्लाइड में एक मिथ ब्रेक करेंगे, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्चुअली पेट्रोल व्हीकल से ज्यादा फायर प्रोन है या परसेप्शन कुछ और ही है? अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ वर्सेस रियलिटी समझिए।
बहुत लोगों को लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा फायर प्रोन है एज कम्पेयर टू पेट्रोल व्हीकल्स, लेकिन डेटा इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर लेस फ्रीक्वेंट देन इंटरनल कंबशन इंजन, यानी पेट्रोल और डीजल की गाड़ी जो होती हैं ग्लोबली। और देखा जाए तो ये लॉजिकल भी है। पेट्रोल व्हीकल जो हैं वो हाईली फ्लेमेबल फ्यूल कैरी करते हैं, इंजन हीट जनरेट होता है, फ्यूल लीक का रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो ट्रेडिशनल फायर रिस्क भी काफ़ी हद तक एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए परसेप्शन और डेटा में काफ़ी हद तक डिफरेंस है। लेकिन ट्विस्ट यहीं पर है, हम लोगों ने माना कि ईवी फायर्स आर लेस फ्रीक्वेंट, बट व्हेन दे डू अकर दे बर्न हॉटर, स्प्रेड फास्टर एंड रेसिस्ट स्टैंडर्ड फायर फाइटिंग मेथड्स, यानी वो इतनी आसानी से ईवी फायर्स की आग नहीं बुझती है। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, ड्यू टू सेल्फ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन इनसाइड सेल्स, क्योंकि उसमें बिना ऑक्सीजन के भी चेन रिएक्शंस कंटिन्यू रह सकते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी और सिवेरिटी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। फ्रीक्वेंसी लो हो सकती है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी हाई भी हो सकती है। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, 2022 में ही 40 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फायर के, स्पेशली अर्ली मास मार्केट डिप्लॉयमेंट के टाइम। ये लार्जली उस फेज में हुआ जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैचिंग अप स्पीड में था, और यही टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन में कॉमन होता है। अर्ली अडॉप्शन फेज में स्टैंडर्ड रिफाइन होते हैं। तो इन सारी बातों का टेक अवे क्या हुआ? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनहेरेंटली मोर डेंजरस हैं। जी हाँ, ये सही है। तो इन सब बातों का टेक अवे क्या हुआ? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनहेरेंटली मोर डेंजरस हैं। ये कंक्लूजन ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। बेटर कंक्लूजन ये है, ईवी फायर्स कंपेरेटिवली रेयर हो सकते हैं, बट नेचर ऑफ फायर डिफरेंट होता है, और इसीलिए स्पेशलाइज सेफ्टी प्रोटोकॉल अलग से चाहिए होंगे हमको, और यही एग्जैक्टली पॉलिसी चेंज क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ये इशू कैसे गवर्नेंस, इकोनॉमी और एथिक्स से कैसे कनेक्ट होता है। अब तक हम सिर्फ साइंस समझ रहे थे, अब देखते हैं यूपीएससी का फेवरेट पार्ट, गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड एथिक्स डायमेंशंस, और यहीं से मेंस में वैल्यू एडिशन होता है। सबसे पहला देखते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडिया ने EIS 156 स्टैंडर्ड्स और BIS नॉर्म्स 2023 के थ्रू बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स स्ट्रेंथन किए हैं। थर्मल स्टेबिलिटी टेस्टिंग, फेलियर टेस्टिंग, ये सब इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, लेकिन चैलेंज सिर्फ रूल बनाना नहीं, उसकी एनफोर्समेंट भी है। पर्टिकुलरली इंपोर्टेड बैटरी कंपोनेंट्स या इनफॉर्मल ईवी मार्केट्स में क्वालिटी कंट्रोल गैप्स कंसर्न क्रिएट करते हैं, और यही गवर्नेंस लेसन है। रेगुलेशन ऑन पेपर और रेगुलेशन इन प्रैक्टिस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सेकंड देखते हैं इकोनॉमिक स्टेक्स। इंडिया का ईवी मार्केट 2030 तक $200 बिलियन क्रॉस करने की ताकत रखता है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन जॉब्स, एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें सब लिंक्ड है। बैटरी खुद व्हीकल कॉस्ट का अराउंड 40 to 50% कंसिस्ट करती है, मतलब बैटरी पर कॉस्ट प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। और जब कॉस्ट प्रेशर हाई होता है, कभी कभी चीप कंपोनेंट्स या सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज का रिस्क भी आ सकता है। तो यहाँ इनोवेशन वर्सेस सेफ्टी ट्रेड ऑफ का क्वेश्चन क्रिएट होता है। तीसरा और बहुत मैच्योर डायमेंशन, सोशल एंड एथिकल कंसर्न। सोचिए, अगर वीक इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले अर्बन पुअर हाउस ज्यादा एक्सपोज हो चार्जिंग रिस्क को, तो सेफ्टी रिस्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, और यही एथिक्स का क्वेश्चन आता है। क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन इक्विटेबल भी होनी चाहिए या फिर नहीं? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का इशू नहीं है, बल्कि जस्टिस का भी सीधा सीधा इशू है, और इसी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से आपका आंसर एनरिच्ड बनेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फ्यूचर सॉल्यूशन और वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है। तो अब एक इंपॉर्टेंट मिथ ब्रेक करते हैं, ईवीज बैटरीज बस रिस्की होती हैं। देखो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। रियलिटी ये है कि मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मल्टीपल बिल्ट इन सेफ्टी लेयर्स के साथ आते हैं। तो इस स्लाइड में हम वही बिल्ट इन सेफ्टी फीचर्स को देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला फीचर आता है थर्मल मैनेजमेंट। बैटरीज का बिगेस्ट एनिमी होता है एक्सेसिव हीट, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक्टिव कूलिंग सिस्टम आते हैं जो कि चार्जिंग और हैवी लोड के दौरान बैटरी को टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। इससे ओवर हीटिंग काफी हद तक कम हो जाती है। यहाँ एक टर्म याद रखिए, हीट मैनेजमेंट इज सेंट्रल टू बैटरी सेफ्टी। दूसरा आता है रीइंफोर्स्ड केसिंग। बैटरी पैक्स को प्रोटेक्टिव एनक्लोजर्स के अंदर रखा जाता है, जो शॉक्स, रोड डेब्री या कोल्यूजन इम्पैक्ट से सेल को प्रोटेक्ट करता है। सिंपल वर्ड में ये बैटरी का आर्मर है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है BMS सेफगार्ड, जिसे हमने लास्ट स्लाइड में बैटरी का ब्रेन भी बोल रहे थे। अगर वोल्टेज स्पाइक हो, ओवर डिस्चार्ज का इशू हो और एबनॉर्मल टेम्परेचर हो, तो ये BMS पावर कट कर सकता है या वार्निंग ट्रिगर भी कर सकता है। यानी सेफ्टी सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर भी बिल्ट इन ही होती है। अब चौथा पॉइंट यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, EIS 156 मैंडेट। ये इंडिया का ईवी बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड है, और एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन भी है, थर्मल प्रोपोगेशन रेजिस्टेंस। सिंपल मीनिंग में, अगर एक बैटरी सेल ओवर हीट हो जाए तो फायर या हीट पूरे पैक में चेन रिएक्शन की तरह रैपिडली स्पाइक ना करे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में 5 मिनट एस्केप विंडो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑक्यूपेंट सेफ्टी से डायरेक्टली लिंक्ड है। सो ओवरऑल समझिए, सेफ्टी सिंगल लेयर में नहीं बल्कि मल्टीपल लेयर्स में काम करती है। कूलिंग सिस्टम, स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन, इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग
और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। और यूपीएससी के लिए टेक अवे ये है, इशू सिर्फ बैटरी फायर्स का नहीं है, रिस्क मिटिगेशन आर्किटेक्चर का है। लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, सेफ्टी सिस्टम्स होने के बाद भी फेलियर्स काफी हद तक पॉसिबल है। और वही हमें नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता है। तो अब देखते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यानी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों साथ में। इसमें सबसे पहले आता है एनवायरमेंटल पैराडॉक्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी फायर्स कोई नॉर्मल फायर नहीं होती हैं, उसमें टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज होती हैं और हैवी मेटल्स का एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एयर क्वालिटी को काफ़ी हद तक थ्रेटन करता है और सॉइल हेल्थ को डिग्रेड करता है। डिस्पोजल ऑफ फायर डैमेज बैटरीज रिमेन्स एन अनरिजॉल्व चैलेंजेस इन इंडियाज वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। जो बैटरीज जल चुकी होती हैं उनका डिस्पोजल अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम के लिए ये एक एमर्जिंग चैलेंज है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है सॉलिड स्टेट बैटरीज। ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरीज लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट यूज करती हैं, जबकि सॉलिड स्टेट बैटरीज सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट यूज करती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इससे थर्मल रनअवे का रिस्क काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इसलिए मैनी एक्सपर्ट इसे नेक्स्ट जनरेशन बैटरी टेक्नोलॉजी भी मानते हैं। दूसरा आता है LFP केमिस्ट्री, यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट। ये NMC बैटरीज के कंपेरिजन में काफी हद तक सेफर मानी जाती हैं, क्योंकि इनमें बेटर थर्मल स्टेबिलिटी होती है। तीसरा आता है AI ड्रिवन BMS। अब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रिडिक्टिव भी हो रहे हैं। मतलब एनोमलीज फेलियर होने से पहले ही डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी अब डेवलप हो रही है AI के थ्रू। चौथा आता है एडवांस लिक्विड कूलिंग सिस्टम, जो सेल लेवल पर हीट डिसिपेशन इंप्रूव करते हैं। यानी इनोवेशन सिर्फ व्हीकल में नहीं, सेफ्टी आर्किटेक्चर में भी कंप्लीटली हो रही है। तो चैलेंजेस के साथ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन भी को इवॉल्व हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंटल कंसर्न है, बट सॉल्यूशन भी उसके साथ एमर्ज हो रहे हैं। दैट इज वाई EV ट्रांजिशन इज नॉट जस्ट अबाउट रिस्क बट अबाउट स्मार्टर टेक्नोलॉजी। और फाइनल स्लाइड में वे फॉरवर्ड देखेंगे। तो वे फॉरवर्ड में सबसे पहले आता है एनफोर्स स्टैंडर्ड्स। रूल्स बनाना एनफ नहीं है, बल्कि इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन, बैटरी ट्रेसेबिलिटी, मतलब बैटरी कंपोनेंट सोर्स से व्हीकल तक ट्रैक हो सके, और स्ट्रिक्टर पेनल्टीज इंपोज करनी चाहिए ताकि जो अनसेफ प्रैक्टिस है उसको रिड्यूस कर सके। दूसरा आता है बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ये सिर्फ मेक इन इंडिया पॉइंट नहीं है, बल्कि एक सेफ्टी पॉइंट भी है। अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथन होती है, स्पेशली LFP बैटरीज जैसे सेफर केमिस्ट्रीज को PLI स्कीम के थ्रू प्रमोट किया जाए, तो इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी और क्वालिटी कंट्रोल भी काफी हद तक बढ़ सकता है। यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी सेफली सॉल्यूशन बन सकता है। तीसरा आता है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इशू सिर्फ व्हीकल सेफ बनाना नहीं है, चार्जिंग इकोसिस्टम को भी कंप्लीटली सेफ बनाना है। स्टैंडर्डाइज्ड चार्जिंग स्टेशंस, फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और इवन अर्बन बिल्डिंग कोड्स में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंटीग्रेट करना चाहिए। ये फ्यूचर ओरिएंटेड गवर्नेंस अप्रोच है। चौथा आता है पब्लिक अवेयरनेस। सर्टिफाइड चार्जर यूज करना, नो अनअटेंडेड चार्जिंग, पीरियोडिक बैटरी इंस्पेक्शन, यूजर बिहेवियर भी सेफ्टी इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब सॉल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट ड्रिवन नहीं, बल्कि सिटीजन ड्रिवन भी है। अगर आप इन सबको कंबाइन करें, वे फॉरवर्ड बेसिकली 4 पिलर पर बेस्ड है: बेटर रेगुलेशन, स्ट्रॉन्गर मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्टर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स। और पर्सनली मुझे यही लगता है कि ब्रॉडर लेसन सिर्फ EV के लिए नहीं, किसी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए एप्लीकेबल है। इनोवेशन तब सस्टेनेबल होती है जब सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर साथ ग्रो करे, और यही इस टॉपिक का कोर टेक अवे है। तो चलिए लास्ट में क्विक प्रीलिम्स रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आता है थर्मल रनअवे, बैटरी सेल की अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, EV फायर्स का प्राइमरी कॉज। सेकंड, AIS 156 स्टैंडर्ड, इंपॉर्टेंट इंडियन EV बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड, थर्मल प्रोपोगेशन रेजिस्टेंस और 5 मिनट एस्केप विंडो, आप इसमें याद रखिए। थर्ड आता है LFP वर्सेस NMC। LFP सेफर और थर्मली स्टेबल है, जबकि NMC हायर एनर्जी डेंसिटी बट कंपेरेटिवली इसमें हायर फायर रिस्क है। और लास्ट BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी का ब्रेन जो टेम्परेचर, वोल्टेज, चार्जिंग साइकिल को मॉनिटर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ EV बैटरी सेफ्टी का ये एनालिसिस आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करिए ताकि और एस्पिरेंट तक ये कंटेंट पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग।